आज इस देश में लोगों को ये बता दिया गया है कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है, वही नंबर 1 के शहरी बनकर रह सकते हैं, बाकी सब जो लोग हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। ये इन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। अभी हमने जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें ये भी देख लिया कि सिख भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिए गए। कॉम्युनल हार्मनी कैसे होगी जब पूरी तरह से सुबह से शाम सारा मीडिया, सारी सरकार, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, सब के सब एक भाषा बोल रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं, और जो भाषा बोली जा रही है उसको काउंटर करने की न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत कर पा रही है, न कोई आइडियोलॉजी हिम्मत कर पा रही है, न सिविल सोसाइटी हिम्मत कर पा रही है। और हम लोग हाराकीरी के उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिससे इस मुल्क का भला नहीं होने वाला। जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। मैंने अभी आपको पाकिस्तान की मिसाल दी कि जो पाकिस्तान मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना था उसे टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि पंजाबी ने बंगाली को इंसान नहीं समझा। 30 लाख से ज़्यादा बंगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान फौज ने मारे, लाखों औरतों के साथ रेप किया गया, और इसलिए बांग्लादेश को फिर अलग होना पड़ा। जब नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के नतीजे आए, उस दिन भी शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए अपने पार्टी के ऑफिस में। वो हर चुनाव जीतने के बाद यहाँ से देश को संबोधित करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत दिन से ये तोहमत लगाई जा रही थी कि हम ईसाई विरोधी हैं। आज उत्तर पूर्व के ईसाइयों ने हमें बहुमत दे करके ये साबित किया है कि ये प्रोपेगेंडा गलत था। लीजिए साहब, उन्होंने तो अब उसकी भी मोहर लगवा ली। अब क्या करेंगे आप? अब मुसलमान रह गए तो मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़े रहें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 बार चुनाव हुए बहुत धूम धड़ाके के साथ। जो सेक्युलर वो था ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा, और जिसको मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा मैं कहता हूँ, उसकी बुनियाद पर 2017 का भी चुनाव जीता गया, 2022 का भी चुनाव जीता गया, और अभी मेरे मुंह में खाक 2024 आने वाला है, उसमें भी कुछ मुझे ज़्यादा हालात बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब ये CAA और NRC से रिलेटेड बिल पास हुआ और उसके बाद जो इस देश में राजनीति हो रही है, मैं बहुत अफसोस और शर्म के साथ अब अपने आप को इस देश का नंबर 1 का शहरी नहीं मानता, नंबर 2 का शहरी मानने पर मजबूर हूँ। क्योंकि मुझे ये बता दिया गया है कि अगर इस मुल्क में तुम्हें जिंदा रहना है तो सर झुका के रहो, अपनी जान की पनाह मांगो, और बस एक कोने में पड़े रहो। कोई अधिकार मांगने का तो तुम्हें कोई हक है ही नहीं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशंस देखें तो ऐसा मालूम होता है कि अंबेडकर साहब ने उन सारी चीज़ों को जो कांग्रेस वक्तन फवक्तन अपने रेजोल्यूशंस में पास करती आई थी, उन सब को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये तो वेस्ट का शब्द है, तो सर्वधर्म संभाव तो हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा है। और इसके मायने क्या हैं? जब तक सेक्युलरिज्म शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी उस वक्त भी हमारे हिंदुस्तान में लोग आपस में भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ रहते थे कि नहीं रहते थे? शुक्रिया आहूजा साहब। आज के इस जलसे के सदर मेरे बुजुर्ग एनडी पचौली साहब और दोस्तों, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब सैयदा आपा और जॉन दयाल जैसे लोग आपकी बीच मौजूद हों और बोल चुके हों, उसके बाद अपनी नाक़िस राय रखना। बहरहाल मुझे हुक्म है कि मैं आज का ये जो मौजू है, कम्युनल हार्मनी इज़ इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, इसी पे अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। बहुत कुछ कहा जा चुका है। पचौली साहब ने आने से पहले मुझसे कहा था कि कुछ तजवीज़ भी बताइएगा कि क्या किया जाए, लेकिन पहले जो मर्ज़ है उसका अगर सही तशख़ीस, सही उसका मर्ज़ पता न चले तो फिर इलाज करने में भी दिक्कत हो जाती है, और इसलिए मर्ज़ को समझना ज़रूरी है। और वो मर्ज़ क्या है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि बिना सेक्युलरिज्म के, कम्युनल हार्मनी के कोई डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। ये प्री रिक्विजिट है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे हाकिम
क्या कह रहे हैं, क्या हुक्मनामा है हमारे लिए। 2019 का इलेक्शन जीतने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आपके पड़ोस में ये जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, यहाँ उस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आए, तो उनका ओपनिंग रिमार्क ये था कि इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो हासिल है वो ये कि मैंने सेकुलरिज्म को इर्रिलेवेंट कर दिया। ये शब्द थे प्रधानमंत्री जी के, और वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो जब देश का प्रधानमंत्री, अब सुशांतो साहब तो बात कर रहे थे संविधान की, प्रीएम्बल की, मैं तो इस राय का हूं कि प्रीएम्बल को बच्चों की टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाना चाहिए और प्रार्थना सभा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो अगर वो प्रीएम्बल बच्चे की समझ में नहीं आएगा या किसी भी हिंदुस्तानी की समझ में नहीं आएगा, तो ये हिंदुस्तान एक नहीं रह सकता। इसकी एकता और अखंडता की शर्त वो प्रीएम्बल है जो संविधान में B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें दिया। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये तो वेस्ट का शब्द है, तो सर्वधर्म समभाव तो हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम तो हमारा है, और इसके मायने क्या हैं। जब तक सेक्युलरिज्म शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस वक्त भी हमारे हिंदुस्तान में लोग आपस में भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ रहते थे कि नहीं रहते थे। अगर मैं पिछले 5000 साल की भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करूं, जिस पर हमें फख्र है और होना भी चाहिए, उसमें 2500 साल पहले सनातन धर्म में कुछ लोग कहते हैं वो रिवोल्ट था, कुछ लोग कहते हैं कि वो एक नई विचारधारा थी, कुछ लोग कहते हैं कि एक नई आइडियोलॉजी थी। बहरहाल जो भी था, गौतम बुद्ध का आना एक नए धर्म का जन्म था, और उसका मकसद क्या था कि जितना भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर जो शोषण होता है उसको खत्म किया जाए और हर इंसान को बराबरी का दर्जा दिया जाए। शायद अशोक जी जो मैं समझाऊं गौतम बुद्ध को और बुद्ध धर्म की फिलॉसफी को। उसके बाद लगभग 2023 साल पहले क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है, और जिस समय क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है ईसा के समय में ही, उसी समय में लगभग इतिहास में ये दर्ज है कि केरल में जो व्यापारी आते थे, जॉन दयाल साहब, वो उन्होंने वहाँ आकर के चर्च बना दिया, और उसके पहले यहूदी जो और भी पुराना धर्म है उसका सिनागोग भी मौजूद है। और 1400 बरस पहले जब इस्लाम आया तो प्रॉफिट की मौजूदगी में उनके एक सहाबी ने आकर के वहाँ मस्जिद बना दी केरला में, क्योंकि ये इस्लाम जो इधर से आया हिंदू कुश के रास्ते से, कराकोरम के रास्ते से, वो उससे बहुत पहले वहाँ आ चुका था, और ये अमालगम शुरू हो चुका था हिंदुस्तान के बनने का। जो आइडिया ऑफ इंडिया है जिसको कहा जाता है, तो ये आइडिया ऑफ इंडिया एक दिन में बन गया। इसको बनने में हजारों साल लगे हैं, सैकड़ों साल लगे। 1000 साल पहले महमूद गजनवी के साथ वो आया था अल बैरूनी, उसकी किताब है किताबुल हिंद। अगर आइडिया ऑफ इंडिया समझना है तो अल बैरूनी की उस किताब को पढ़ना चाहिए, जो 1000 साल पहले कह रहा है कि ये हिंदुस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, इसमें कितनी तरह की ज़बानें हैं, कितनी तरह के मज़हब हैं, कितने तरह की चीज़ें हैं, ब्राह्मण किस तरह से सोचता है, पंडित क्या है, संस्कृत क्या है, वेद क्या है, ये सब उसने उस किताब में 1000 साल पहले लिख दिया। ये सब कहने का मकसद मेरा ये है कि हम अपने जिस हिंदुस्तान पे नाज करते हैं और पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, वो 1947 में भले ही उसके एक हिस्से को मजहबी नफरत की बुनियाद पर काट करके पाकिस्तान बना दिया गया हो, जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश भी है, लेकिन हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट के लीडर्स थे वो उन्होंने बहुत पहले पाकिस्तान बनने के या पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होने के, जो 1940 में पास हुआ, उसके बहुत पहले ये कह दिया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान कैसा होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स देखें
और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशंस देखें तो ऐसा मालूम होता है कि अंबेडकर साहब ने उन सारी चीज़ों को जो कांग्रेस वक्तन फवक्तन अपने रेजोल्यूशंस में पास करती आई थी, उन सब को भारतीय संविधान में शामिल कर दिया है। और 1931 का कराची कांग्रेस, जो कि सबसे रेवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स और प्लानिंग और इकोनॉमी के बारे में, और जिसमें पहली बार समाजवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सोशलिज्म का, वो बैकबोन है भारतीय संविधान की। और वो बताता है, तो ये कहने की ज़रूरत इसलिए है कि मजहबी नफ़रत के नाम पर जब पाकिस्तान बनाया गया, उस वक्त हमारे फोर फादर्स ने, जिन्होंने महात्मा गांधी की क़यादत में लड़ाई लड़ी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, राजेंद्र प्रसाद हों, जवाहरलाल नेहरू हों, मौलाना आज़ाद को छोड़ भी दीजिए एक मिनट के लिए, और ये लोग कोई कम हिंदू नहीं थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि भले ही पाकिस्तान बन गया हो, हम इस मुल्क को एक दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और इस मुल्क में हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे, और किसी भी शहरी को ज़ात, बिरादरी, मज़हब, सेक्स, लिंग के नाम पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि जब ये CAA और NRC से रिलेटेड बिल पास हुआ और उसके बाद जो इस देश में राजनीति हो रही है, मैं बहुत अफसोस और शर्म के साथ अब अपने आप को इस देश का नंबर 1 का शहरी नहीं मानता, नंबर 2 का शहरी मानने पर मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे ये बता दिया गया है कि अगर इस मुल्क में तुम्हें ज़िंदा रहना है तो सर झुका के रहो, अपनी जान की पनाह मांगो, और बस एक कोने में पड़े रहो। कोई अधिकार मांगने का तो तुम्हें कोई हक है ही नहीं। और वो क्यों है? 400 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में मिला करके। उनमें से एक मुसलमान नहीं है, एक ईसाई नहीं है, एक गलती से सिख है। 400 में से क्या आप इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या ये सही मायने में डेमोक्रेसी है? लेकिन हमें बड़े विद्वान लोगों द्वारा बताया जाता है कि साहब इसमें गलत क्या है, ये तो भारतीय संविधान के तहत चुन करके आई नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी और सरकार है। इसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, आदिवासी नहीं है, महिलाएं नहीं है? ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, अभी जॉन दयाल साहब ने बहुत तफसील के साथ आपको बताया कि ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है, और दूसरे जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और ये पिछले 7-8 साल से हो रहा और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अभी जब नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के नतीजे आए, उस दिन भी शाम को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए अपने पार्टी के ऑफिस में। वो हर चुनाव जीतने के बाद यहाँ से देश को संबोधित करते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बहुत दिन से ये तोहमत लगाई जा रही थी कि हम ईसाई विरोधी हैं। आज उत्तर पूर्व के ईसाइयों ने हमें बहुमत दे करके ये साबित किया है कि ये प्रोपेगेंडा गलत था। लीजिए साहब, उन्होंने तो अब उसकी भी मोहर लगवा ली। अब क्या करेंगे आप? अब मुसलमान रह गए तो मुसलमान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पड़े रहें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 बार चुनाव हुए बहुत धूम धड़ाके के साथ। जो सेक्युलर वो था ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा, और जिसको मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा मैं कहता हूँ, उसकी बुनियाद पर 2017 का भी चुनाव जीता गया, 2022 का भी चुनाव जीता गया, और अभी मेरे मुंह में खाक 2024 आने वाला है, उसमें भी कुछ मुझे ज़्यादा हालात बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो सवाल ये है कि जब सूरत हाल ये है तो ऐसे में क्या किया जाए। मेरे ख्याल में इस कमरे में बैठे हुए जो 60-70 लोग हैं, इनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्युलरिज्म क्या चीज़ होती है, कम्युनल हार्मनी क्या चीज़ होती है, और उसे किस तरह से मजबूत किया जाए। लेकिन क्या हम लोगों के बीच जाकर के ये बात कहने के लिए तैयार हैं कि ये गुमराही का रास्ता आप लोगों को बताया जा रहा है, आपके ऊपर एक चादर डाल दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए हम तो हिंदुत्व की विजय पताका, आज तक इस भारत देश में कोई इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट नेता नहीं हुआ जिसने मुसलमानों को सबक सिखा दिया हो, 800 बरस का हिसाब चुकता कर रहा हो, सुबह शाम उठते बैठते। क्या हम में से कोई जाकर के लोगों के बीच में ये बात करने के लिए तैयार है? अगर उसका इरादा करें अशोक भारती साहब हम लोग, और उसके लिए पिटने के लिए तैयार हों, लात घूंसे जूते जो भी, और जिस तरह से भी जान की कुर्बानी देने के लिए, तब तो फिर हमें ये बात कहनी चाहिए जो आपने टॉपिक रखा है कि कम्युनल हार्मनी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी।
वरना आज तो ये हो रहा है कि भाई गलत क्या हो रहा है। इस देश में दूध की नदियां बह रही हैं, अडानी अंबानी कुछ कर रहे हो तो कर रहे हो, इस देश का तो आदमी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, चुनाव जीतते आ रहे हैं। वो 2014 का चुनाव जीते, 19 का जीते, इस बीच में 10वीं विधानसभाएं जीते, 2-4 हार भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 के लिए भी माहौल तैयार है उसमें। और अफसोस की बात यह है कि वो लोग जो अपने आप को गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद का वारिस कहते हैं, उनकी भी जबान बंद हो गई है। माफ़ कीजिएगा मुझे ये कहते हुए, ज़रा तल्ख बात कह रहा हूँ। कश्मीर में 370 ख़त्म हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कोई आंदोलन किया क्या? या किसी भी सेकुलर पार्टी ने उसको चैलेंज किया क्या? क्या हम में से ये सबको चैलेंज करने की हिम्मत है सड़कों पे आकर के कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बने? इसका प्री रिक्विजिट 370 था, और अगर 370 खत्म कर दोगे तो कश्मीर को इस हिंदुस्तान का हिस्सा बनाए रखने में बहुत दिक्कत होगी। जब लोगों के दिल टूट जाते हैं तो मुल्क टूट जाया करते हैं। मैंने अभी आपको पाकिस्तान की मिसाल दी कि जो पाकिस्तान मजहबी नफरत की बुनियाद पर बना था, उसे टूटने में 25 साल नहीं लगे, क्योंकि पंजाबी ने बंगाली को इंसान नहीं समझा। 30 लाख से ज़्यादा बंगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान फौज ने मारे, लाखों औरतों के साथ रेप किया गया, और इसलिए बांग्लादेश को फिर अलग होना पड़ा कि मेजॉरिटी शेख मुजीबुर रहमान की आ रही है, प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो बन रहा है, ये तो कैसे चलेगा? इसलिए वो अलग हो गए। वो देश जो कि इस बात पे बना था कि एक कलमा, एक किताब, एक मजहब, एक ज़बान, उसको टूटने में 25 साल नहीं लगे। इसलिए दोस्तों, मेरी ये ज़बान कहते हुए लरजती है कि आप जिस एजेंडे पे चल रहे हो, जिस तरफ देश को ले जा रहे हो, आप बनाओ, इसको बड़ा हिंदू राष्ट्र बना लोगे, लेकिन ये एक रह पाएगा, इसमें शक है। इस देश को एक रखने की जो शर्त थी वो केवल और केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो अम्बेडकर ने आपको बना करके दिया है। उससे इधर उधर डेविएट होगे, पाकिस्तान के रास्ते पर चलोगे, अफगानिस्तान के रास्ते पर चलोगे, हिंदुस्तान का जो रास्ता है उस पर आप नहीं चल पाओगे। अभी कल परसों ही एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है प्यू, उसकी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में हिंदुस्तान सबसे ऊपर है, और आपसे नीचे कौन है? नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, इज़राइल, माले, सोमालिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया। आपने ये हिंदुस्तान बनाया है पिछले 8 सालों में। इस पर आप फ़ख्र करें या अपनी छाती पीटें, ये फैसला आपको करना है। लेकिन कॉम्युनल हार्मनी कैसे होगी जब पूरी तरह से सुबह से शाम सारा मीडिया, सारी सरकार, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, सब के सब एक भाषा बोल रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं, और जो भाषा बोली जा रही है उसको काउंटर करने की न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत कर पा रही है, न कोई आइडियोलॉजी हिम्मत कर पा रही है, न सिविल सोसाइटी हिम्मत कर पा रही है, और हम लोग हाराकीरी के उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिससे इस मुल्क का भला नहीं होने वाला। अभी यहाँ बात जेनोसाइड की गई, आपको याद होगा अब से 1.5 साल पहले हरिद्वार में एक तथाकथित धर्म संसद की गई थी, उसमें खुलेआम नरसंहार और जेनोसाइड करने की बातें कही गई। मुझे उम्मीद थी कि शायद देश में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो खड़े होंगे, इसको चैलेंज करेंगे, और ये जो डासना का एक तथाकथित स्वामी है नरसिंहानंद, और उसका एक साथी है जिसने उसको हिंदू बनाया है, वसीम त्यागी, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। देश में 1 महीने तक सन्नाटा रहा। तब मैं कपिल सिब्बल के पास गया, मैंने कहा साहब कोई PIL दायर हो सकती है इसके खिलाफ? कि हाँ हो सकती है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने मेरी और जस्टिस अंजना प्रकाश की तरफ से एक PIL दायर की, और उसके बाद ये लोग जेल की सलाखों के पीछे गए। लेकिन क्या 2-3 महीने के लिए छूट गए, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून ऐसा है कि उसमें अभी हेट स्पीच ही डिफाइन नहीं हो रही है, यानी पूरा मामला हो गया, पूरा नफरत का बाजार गर्म है सुबह शाम, मतलब इससे ज़्यादा और हेट स्पीच क्या होगी। और यहाँ दिल्ली में हेट स्पीच हुई, उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ 50 पेज का हलफनामा दायर किया कि ये कुर्बान अली झूठ बोलता, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहा है। ऐसी तो कोई हेट स्पीच हुई नहीं। जब हमने सारे सबूत और दस्तावेज पेश किए, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगा कि नहीं, ये तो दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। होना तो ये चाहिए था कि दिल्ली पुलिस के जिस अफसर ने कंटेम्प्ट का मुकदमा वो किया था, एफिडेविट दिया था, उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रास्ता दे दिया, यू बेटर कम आउट विद ए बेटर एफिडेविट। और उस बेटर एफिडेविट में ये हुआ कि अगले ही हफ्ते जो सारी बातें हमने कही थी कि दिल्ली में कहाँ कहाँ हेट स्पीचेस हुई, वो सारी दिल्ली पुलिस ने कह दी।
लेकिन साल भर हो गया, अभी उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा, क्योंकि सरकारी पश्तपुनाई मिली हुई है कि जो इस लाइन पे चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसे भी नवाजा जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा, NHRC का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लुटियन जोन में बंगला दिया जाएगा, नहीं है तो कहीं किसी का गवर्नर बना दिया जाएगा, और आर्म ट्विस्टिंग भी है साथ में। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस आज़ाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं? इमरजेंसी की बात कही जाती है कि साहब इमरजेंसी में बहुत बुरे हालात थे, लेकिन हमने इमरजेंसी को भी झेला है। हमारे बाप 19 महीने जेल में थे और 3 महीने तक ये नहीं पता था कि किस जेल में है, और हमारे आसपास के दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने मिलना जुलना बंद कर दिया था कि भाई जेल चले जाओगे, इनसे मिलोगे तो। लेकिन दहशत और नफरत का ये माहौल उस इमरजेंसी में भी नहीं था। ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। आज आपका ये मुल्क ये दांव पर लगा हुआ है। अगर इसे बचाना है, उसके लिए कमरों से निकल करके सड़कों पर आना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, बताना पड़ेगा कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क सिविल वॉर की तरफ बढ़ेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर उस रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे हज़ारों साल चलता हुआ आया है, तब फिर हमें उसी रास्ते पर वापस आना पड़ेगा जैसा चलता आया था। और आज़ाद हिंदुस्तान में भी 60-65 बरस चला। अगर 14-15 साल जवाहरलाल नेहरू जैसा सेक्युलरिज्म के लिए कमिटेड आदमी नहीं होता, तो हालात जो आज हैं वो शायद सन 52 के चुनाव के या उसके फ़ौरन बाद हो गए होते। आज इस देश में लोगों को ये बता दिया गया है कि ये मुल्क हिंदुओं का मुल्क है, वही नंबर 1 के शहरी बनकर रह सकते हैं। बाकी सब जो लोग हैं वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। ये इन लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। अभी हमने जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें ये भी देख लिया कि सिख भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिए गए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, सन 84 में भी एक बड़ा नरसंहार हुआ था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का, और उसके बाद से उनका के बारे में भी जो जिनको रोटी बेटी के रिश्ते की बात कही जाती थी वो ख़त्म होकर के अब उसी लाइन में खड़े हो गए हैं जहाँ पहले कभी मुसलमान और ईसाई अब थोड़े दिनों से खड़े होने शुरू हो गए। तो दोस्तों, मेरी तल्ख कलामी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर आपकी किसी भावना को दुख पहुँचा हो, आहत हुई हो, लेकिन सच्चाई यही है। इस पेट को इस पेट कहना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये कह के काम नहीं करना चलेगा, क्योंकि जो आप कहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उसको काटा जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उस सद्भाव को ख़त्म किया जा रहा है। और इसलिए मैं काबिल मुबारकबाद हैं PUCL के लोग, अशोक भारती साहब, TS आहूजा और हमारे ND पचौली साहब जैसे लोग, कि इस नफ़रत के माहौल में भी हिम्मत करते हैं वो खड़े होने की और लोगों को ये बताने की कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। और हाँ, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, बहस होती रहनी चाहिए, लोगों को ये बताया जाता रहना चाहिए कि संविधान के मायने क्या हैं, उसका प्रीएम्बल क्या कहता है, और इस मुल्क को एक रखने की अगर कोई शर्त है तो वो संविधान बचेगा तो देश बचेगा। अभी तो सेकुलरिज्म को ख़त्म किया है मोदी जी ने, 2024 के बाद डेमोक्रेसी बच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।